वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 10 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन है तेजस हार्डवर्क बीट्स डेस्टिनी। ये जो इनिशिएटिव है ये 2021 के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए स्टार्ट किया जा चुका है। रिगरस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मटीरियल दिया जाता है, सीसैट के लेक्चर्स सारे अवेलेबल होते हैं। आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले भी टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट भी होता है। इस प्रोग्राम के बारे में आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021 के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में रिलीज किया गया। ये एक इंडेक्स है जो ये दर्शाने का प्रयास करता है कि इंडिया में लोग आर्थिक रूप से कितने स्वतंत्र हैं। एनुअल इंडेक्स है, यानी कि हर साल इसे रिलीज किया जाता है। कौन रिलीज करता है? एक थिंक टैंक है। 1995 में उन्होंने इस इंडेक्स को तैयार किया था। थिंक टैंक का नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। यहां पर उनके साथ उन्हें सहयोग मिलता है द वॉल स्ट्रीट जर्नल का। ये लोग मिलकर इस इंडेक्स को तैयार करते हैं। पर्पस क्या है? जैसे कि पहले हमारी बात हुई, ये डिग्री ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम को इवैल्यूएट करते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस इंडेक्स में 184 कंट्रीज का इवैल्यूएशन किया गया है। अब यहां पर देखिए, इस इंडेक्स में 12 इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि किसी देश में कोई व्यक्ति इंडिविजुअल कितना ज्यादा इकोनॉमिकली फ्री है। और इन 12 इंडिकेटर्स को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मतलब हर कैटेगरी में 3 इंडिकेटर आते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम बात इकोनॉमिक फ्रीडम की कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम किस प्रकार के फ्रीडम की बात कर रहे हैं। यहां पर जो पहली ब्रॉड कैटेगरी है दैट इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में हर इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी राइट दिए गए हैं कि नहीं। गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक मुद्दे हैं वहां पर अच्छी तरीके से काम करती है कि नहीं करती है। सपोज अगर किसी के प्रॉपर्टी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटीज में इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करती है कि नहीं। तीसरा है जुडिशियल इफेक्टिवनेस कैसी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप महसूस करता है तो क्या उसे रेमेडी मिलती है। दूसरा है गवर्नमेंट साइज। गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च कर रही है और कहां कर रही है। हर व्यक्ति के ऊपर कितना ज्यादा टैक्स इंपोज किया जा रहा है और फिस्कल हेल्थ कैसी है उस देश के इकोनॉमी की। तीसरा है रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो कितनी आजादी से कर पा रहे हैं। उन्हें ऑफिस ऑफिस तो नहीं खेलना पड़ता एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए। लेबर फ्रीडम कैसी है, लेबर लॉज कैसे हैं, मतलब वो कितने आसान कितने ईजी हैं। और मॉनेटरी फ्रीडम कैसी है। तीसरा है ओपन मार्केट। व्यापार करने की कितनी आजादी दी जाती है उस देश में, इन्वेस्टमेंट की कितनी आजादी है और फाइनेंशियल सेक्टर में कितनी ज्यादा आजादी दी जा रही है। इन सभी बातों को संज्ञान में लेकर किसी भी देश में इवैल्यूएशन किया जाता है कि वहां पे जो इंडिविजुअल है, बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इकोनॉमिक एरेना में कितने ज्यादा फ्री हैं। इन सभी पैरामीटर्स को संज्ञान में लेकर किसी भी कंट्री को 0 से 100 के बीच में स्केल पे रखा जाता है। 0 का मतलब यह है कि वहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम है ही नहीं और 100 का मतलब है कि हाईएस्ट इकोनॉमिक फ्रीडम वहां पर है। फाइंडिंग्स क्या निकल के आई? सिंगापुर ने टॉप किया है इस लिस्ट को। उसके बाद नंबर आया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड का। इंडिया की रैंक डेफिनेटली अच्छी नहीं है। 121 रैंक दी गई है। इवैल्यूएशन कितने देशों का किया गया था? 184 कंट्रीज का हमने देखा था और 121 इंडिया की रैंक है। इंडिया को जो स्कोर दिया गया है वो 56.5 है, मतलब आधे से कुछ ही ज्यादा है। और इस लिहाज से इंडिया को मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में रखा गया है, मतलब लगभग लगभग अनफ्री। पता नहीं क्या हो गया है, इंडिया को ये इंडिकेटर्स अब फ्री मानने को तैयार ही नहीं है। अभी कुछ समय पहले फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 हमने देखा था, जहां पर इंडिया को पार्टली फ्री कैटेगरी में डाला गया और ये इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021 इंडिया को मोस्टली अनफ्री डिक्लेयर कर रहा है। कुछ समय बाद तो अंग्रेजों को भी डाउट होने लगेगा कि वो इंडिया छोड़ के गए भी हैं कि अभी इधर ही कहीं बैठे हुए हैं। खैर, आपको पता है कि यहां पर फ्रीडम की जो बात हो रही है उसका डायमेंशन डिफरेंट है। एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो यहां पर 40 देशों में इंडिया को 26th रैंक दी गई है। ये सारी बातें इस इंडेक्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल
वर्ल्ड हेरिटेज साइट के डिक्लेरेशन के बारे में है, जिसे यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। एक सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है। धौलावीरा जो कि एक हड़प्पन सिटी है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाए, इसके लिए इसे नॉमिनेट किया गया था 2019-20 में, और अभी 2021-22 में शांति निकेतन और सेक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसल, इन्हें भी यूनेस्को के पास सबमिट किया गया है कि इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया जाए। ये तो रहा कॉन्टेक्स्ट। इसी संबंध में ये पूरा जो मामला है वो न्यूज में आया है। बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। देखिए, किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है, वो नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड एरिया भी हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है जिसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो, जिसे स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो। इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यूनेस्को का ऐसा मानना है कि साइट्स को अगर हम क्लासिफाई कर देते हैं कि ये ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस रखता है, तो उसे कंजर्व करना आसान होगा। मेंटेन कौन करता है इसे? देखिए, इसे मेंटेन करती है कमेटी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। एक प्रोग्राम के तहत, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के तहत इसे मेंटेन किया जाता है, इस पूरी लिस्ट को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। ये जो कमेटी है, इसमें 21 यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स होते हैं, जिन्हें जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। हर वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसी देश का हिस्सा होती है जहां पर वो सिचुएटेड है। बस उसे ऐसा मान लिया जाता है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी जरूरी है कि वो इसे कंजर्व करें। सिलेक्शन का क्राइटेरिया काफी सामान्य है। वो एक लैंडमार्क लोकेशन होनी चाहिए उस जगह की, किसी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए, उसका कुछ कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए, तब उसे हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को को 1945 में बनाया गया था। यह यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पेरिस में बेस्ड है। उद्देश्य यह है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जाए, ताकि सारे देश, एजेंसीज एक साथ मिलकर आए। हम एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल रिफॉर्म लेकर आए। क्यों? ताकि पूरी दुनिया में जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल फ्रीडम सभी लोगों को मिल सके। 195 मेंबर स्टेट्स हैं यूनेस्को में और 10 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर रहा है। इंडिया में हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसमें प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया जाता था कि वो एक किसी भी हेरिटेज को, लाइक लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, वो किसी को अडॉप्ट कर लें और उसके कंजर्वेशन के लिए काम करें, उसके मेंटेनेंस का काम करें। एक और स्कीम थी हृदय नाम से, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना स्कीम, हृदय। ये हेरिटेज सिटीज के डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है। ये सारी बातें तो हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में है। आपको याद हो तो इस साल के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि 1 लाख करोड़ के एक फाइनेंशियल कैपिटल के साथ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि डीएफआई को तैयार किया जाएगा। यह प्रपोज्ड है, मतलब इसे बनाया जाएगा, इस डीएफआई को स्थापित किया जाएगा, ताकि इंडिया में जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है उसकी अच्छी तरीके से फाइनेंसिंग की जा सके। मतलब ये डीएफआई लॉन्ग टर्म इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए पैसे देगा। अब अगर ये बॉडी बनाई जानी है, डीएफआई बनाई जाने वाली है, तो इसके लिए हमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इन्हें अपॉइंट करने के लिए जो रिकमेंडेशन की जिम्मेदारी है या इनके सिलेक्शन की जो जिम्मेदारी है, वो अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो को दी जा सकती है, ऐसा न्यूज में आया है। दैट्स वाई बैंक बोर्ड ब्यूरो इज इन दी न्यूज। है क्या ये? देखिए, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे 2016 में बनाया गया। ऐसे ही नहीं बनाया गया था। आरबीआई ने एक कमेटी का गठन किया था, नाम था नायक कमेटी, जिसको कहा गया था कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में जो दिक्कतें हैं आप उनको दूर करने के कुछ उपाय बताइए।
तो उन्होंने कहा कि हमें एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाना चाहिए जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हायर लेवल के अपॉइंटमेंट के लिए नामों को रिकमेंड करे या सिलेक्ट करे। बैंक बोर्ड ब्यूरो इंद्रधनुष प्लान का भी हिस्सा है। इंद्रधनुष प्लान में बैंकिंग सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए 7 इनिशिएटिव्स की बात की गई थी, जिसमें पहला था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया जाए अपॉइंटमेंट के लिए, कैपिटलाइजेशन किया जाए, मतलब जो बैंक्स का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कैपिटल बेस है उसके लिए गवर्नमेंट इंपावर करे। यहां पर इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम लिखी गई है कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये जो इनिशिएटिव है वो लिया जाए। जो बैंक्स काफी ज्यादा स्ट्रेस में है उसमें डी स्ट्रेसिंग के लिए काम किया जाए। अपॉइंटमेंट, जो वैकेंसीज बहुत लंबे समय से पड़ी हुई हैं उन अपॉइंटमेंट्स, उन जगहों पे अपॉइंटमेंट अच्छे से किया जाए, गवर्नेंस बेहतर किया जाए, इंपावर किया जाए उन बॉडीज को, और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाए। तो चूंकि 7 कंपोनेंट थे इसीलिए इसे इंद्रधनुष प्लान कहा गया था। उसका भी एक हिस्सा था बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। यह रिकमेंडेशन देता है होल टाइम डायरेक्टर्स हो या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के या फिर स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, उनके लिए नामों को रिकमेंड करता है। देखिए, फाइनल डिसीजन तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही लेता है। एट द सेम टाइम वो डिसीजन लेते वक्त पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कंसल्ट भी करते हैं। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड करता है नामों को, यानी कि पर्संस को सेलेक्ट करता है। कंपोजिशन क्या होता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो में एक चेयरपर्सन होते हैं और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है कोई व्यक्ति एक पद पर है तो ऑटोमेटिकली ही बैंक बोर्ड ब्यूरो का मेंबर बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो पिताजी के भाई हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो चाचा जी हैं। मतलब जो कोई भी आपके पिताजी का भाई होगा वो अपने आप ही आपका चाचा जी हो जाएगा। सिमिलरली जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का सेक्रेटरी होगा वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा बैंक बोर्ड ब्यूरो का। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और डिप्यूटी गवर्नर जो आरबीआई के हैं वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। और 5 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं जिसमें से 2 लोग प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट के रूप में मामला 2001 के दिसंबर का है। गुजरात में एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। पुलिस ने छापेमारी की और 127 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप लगाया गया कि इस मीटिंग में शामिल लोग एक बैन किए जा चुके आतंकवादी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। उसके बाद उनके ऊपर केस चलाया गया। केस लगभग 20 सालों से चल रहा था। इन बिटवीन 5 लोगों की मौत भी हो गई। और अभी हाल ही में गुजरात के एक लोकल कोर्ट ने इनके ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए 122 लोगों को बरी कर दिया। अब यहां पर सवाल यह है कि ये 20 साल तक जेल में रहे हैं। बात करते हैं यूएपीए के बारे में। यह एक एंटी टेरर लेजिस्लेशन है जिसमें किसी इंडिविजुअल या आउटफिट को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। उद्देश्य यह है कि इंडिया में जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं या अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं उनके खिलाफ गवर्नमेंट की जो लड़ाई है वो और मजबूत हो सके, इसी उद्देश्य से इस कानून को लाया गया है। इसे देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम 1967 में तैयार किया गया था ताकि भारत में जो अलगाववादी संगठन है उन्हें रोका जा सके। इसे जो उसके बाद कुछ कानून आए जैसे कि टाडा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो कि अभी खत्म हो चुका है, और पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इनका पूर्ववर्ती भी माना जाता है। कोई भी इंडियन या फिर फॉरेन नेशनल अगर यूएपीए के अंतर्गत है तो उसे पनिश किया जाएगा इरिस्पेक्टिव कि उसने क्राइम कहां किया। मैक्सिमम पनिशमेंट के तौर पे मौत की सजा और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। यूएपीए के तहत जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं उन्हें महज 180 दिनों के भीतर अपनी चार्जशीट दाखिल करनी होती है। एक्सेप्शनल केसेस में उन्हें कुछ और समय दिया जा सकता है अगर कोर्ट से अनुमति मिल जाए तो। इसमें 2019 में अमेंडमेंट भी किया गया जिसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि जो एनआईए के डायरेक्टर जनरल होते हैं उन्हें अनुमति दे दी गई कि वो किसी भी ऐसे इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं जो यूएपीए के आरोपों में हो, जो भी प्रावधान है उसके आरोपों में आता हो। एक्ट ने एनआईए के जो ऑफिसर्स हैं, जो इंस्पेक्टर या उसके ऊपर की रैंक के हो, उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी दी। बाकी जो डीएसपी और एसीपी हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन कर ही सकते हैं। इसके पहले तक, इस अमेंडमेंट के पहले तक केवल ऑर्गेनाइजेशन को ही यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जा सकता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। ये सारी बातें यूएपीए के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अक्षय पात्र के बारे में है।
इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर ऑल वुमेन एग्जीबिशन लाया गया अक्षय पात्र नाम का। इसे 9 मार्च को इनॉग्रेट किया गया ललित कला एकेडमी के द्वारा। लोकेशन इसकी देखिए, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है रविंद्र भवन गैलरीज में। यह 20 मार्च तक चलेगा। यहां पर 250 से ज्यादा जो आर्ट वर्क हैं उन्हें दिखाया जाएगा, जो 12 से ज्यादा कंट्रीज से संबंधित होंगे। कई तरीके के आर्ट होंगे, जो सीनियर यंग और जो बडिंग आर्ट प्रैक्टिशनर्स हैं जो अभी अभी अपने आर्ट को निखार रहे हैं, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर बात करें ललित कला अकादमी के बारे में, तो इसे अगस्त 1954 में बनाया गया था ताकि इंडिया में की जो कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी है उसे और बेहतर किया जा सके। इसे एक स्टैच्यूरी अथॉरिटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया 1957 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये विजुअल आर्ट के फील्ड में जो भी एक्टिविटीज हैं उन पर फोकस करता है, उनके डेवलपमेंट के लिए प्रयास करता है। कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ललित कला अकादमी स्टैच्यूरी अथॉरिटी है। प्रिंसिपल स्टैब्लिशमेंट है जो डायरेक्टेड है विजुअल आर्ट के फील्ड में जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर। यूनेस्को 1974 में बनाया गया स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है, ऑस्ट्रिया में बेस्ड है। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंडेशन देता है होल टाइम डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, उनके अपॉइंटमेंट के लिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट केवल ऑर्गेनाइजेशंस को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर सकता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, कौन सा गलत है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी ये जो पीडीएफ है इसकी, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां पर इन सभी स्टेटमेंट का जो ट्रू एंड फॉल्स है वो मेंशन किया जाएगा पीडीएफ में। आप उसे ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं चैनल पर। बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए आज के इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।